हेलो गाइस, यह है पर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज गिवन है और उसी के साथ साथ आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम भी दिया हुआ है। इस बेस पे आपको यहां पे फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो गाइस यहां पे आपको बनाना है टेबल और जो दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन वेरियस पाथ और क्रिटिकल पाथ, तो इसके लिए आपको बनाना होगा नेटवर्क डायग्राम। अब गाइस क्वेश्चन नंबर सी और डी से यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सी में आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 24 डेज एंड 19 डेज। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर डी में यहां पे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 22 डेज। और लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बता दो 75% प्रोबेबिलिटी की। तो गाइस हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा जो कि मैंने यहां पे ऑलरेडी बना लिया है। मुझे यहां पे एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला लिखना है। तो गाइस यहां पे मैं एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला लिख लेता हूं जो कि बहुत ज्यादा आसान है। a+4m+b और ये पूरे के डिवाइड में 6। मैं सबसे पहले m को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो गाइस मैंने m को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यूज। यहां पे आएगा 1 प्लस 4 टूजा होता है 8 प्लस यहां पे आएगा 3 और पूरे के डिवाइडेड में होगा 6। और इसी तरीके से यहां पे आएगा 1 प्लस 4 4 16 और यहां पे आएगा 7 पूरे के डिवाइड में होगा 6। इसी तरीके से 1 प्लस 12 प्लस 5 और पूरे के डिवाइडेड में होगा 6 और यहां पे होगा 1 प्लस 4 2 8 प्लस ये होगा 3 और पूरे के डिवाइड में होगा 6। इसी तरीके से यहां पे होगा 1 प्लस 4 2 8 प्लस 9 और पूरे के डिवाइड में होगा 6। यहां पे होगा 1 प्लस 4 2 8 प्लस 3 और पूरे के डिवाइड में होगा 6। यहां पर भी होगा 2 प्लस 4 2 8 प्लस 6 और पूरे के डिवाइड में मुझे लिखना है 6। यहां पे होगा 5 प्लस 7 4 28। गाइस यहां पे होगा 4 4 16 और यहां पे होगा 28 प्लस 9 और पूरे के डिवाइड में होगा 6। अब यहां पे होगा 3 प्लस 5 4 20 और यहां पे होगा 7 और पूरे के डिवाइड में होगा 6। इसी तरीके से लास्ट में जो बच जाता है वो होगा कुछ इस तरीके से। अब गाइस सबसे पहले मैं यहां पे इसे कैलकुलेट करके इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को यहां पे लिख देता हूं। तो 1 प्लस 8 प्लस 3 होता है 12 और 12 अपॉन 6 मुझे इसे कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो होगा 2, मैं यहां पे लिखूंगा 2। इसी तरीके से गाइस 16 प्लस 1 प्लस 7 होता है 24 और 24 अपॉन 6 होता है 4। अब यहां पे 1 प्लस 12 प्लस 5 होता है 18, 18 अपॉन 6 होगा यहां पे 3। और गाइस इसी तरीके से मुझे यहां पे वैल्यूज को लिख लेना है। तो इन वैल्यूज को मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसे कैलकुलेट करके यहां पे लिख लीजिए। अब गाइस मुझे निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए
सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए और पूरे के डिवाइड में 6 द होल स्क्वायर। तो गाइस यहां पर मैं इसे सबसे पहले नीट और क्लीन कर देता हूं। मुझे लेना है बी, मैं लूंगा 3 - 1। तो 3 - 1 होता है 2। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। इसी तरीके से 7 - 1 होता है 6 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। इसी तरीके से 5 - 1 होता है 4 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। और 3 - 1 होता है 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। 9 - 1 होता है 8 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। और यहां पे होगा 3 - 1 होगा 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। और यहां पे आएगा 6 - 2 होता है 4 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। और इसी तरीके से मुझे यहां पे वैल्यूज को लिख लेना है। तो गाइज यहां पे मैंने वैल्यूज को लिख लिया है और अब यहां पर मुझे इसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि गाइज यहां पर स्क्वायर है द होल स्क्वायर। तो द होल स्क्वायर के कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। 2/6 को हम 2 1 और 3 नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पे आपको पॉइंट में आंसर आएगा। और जहां तक बात होती है एक्सपेक्टेड टाइम की, तो गाइज आप इसे डिवाइड कर दो, आपको यहां पे पॉइंट में आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं इस वेरिएंस को कर लेता हूं कंप्लीट। 2 का हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और यहां पे होगा 36/36। यहां पे होगा 4 4 जा 16/36। यहां पे होगा 4/36। यहां पे होगा 8 8 जा 64/36। यहां पे होगा 4/36 16/36 16/36 और यहां पर भी 16/36 और ये होगा 4/36। तो गाइज यहां पे मैंने वेरिएंस निकाल लिया है। अब मुझे जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है क्रिटिकल पाथ के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा और मैं वहां पे क्रिटिकल पाथ से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो गाइस सबसे पहले है 1 से 2 की एक्टिविटी। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 से 2, 1 से 2। अब गाइस उसके बाद है 2 से 3। तो मैं 2 से 3 को कुछ ऐसे बना लेता हूं, यह है मेरा 2 से 3। फिर इसके बाद है 2 से 4। मैं 2 से 4 को ऐसे कुछ बना लेता हूं, यह है मेरा 2 से 4। अब उसके बाद है 2 से 5। तो गाइस 2 से 5 को मैं बना लेता हूं नीचे, यह है मेरा 2 to 5। अब मुझे बनाना है 3 to 6। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 और ये मेरा बन गया 3 to 6। अब मुझे बनाना है 4 to 7। तो गाइस 7 को मैं थोड़ा आगे बना लेता हूं, 4 to 7। अब मुझे बनाना है 5 to 8। गाइस मैं 8 को और आगे बना लेता हूं, 5 to 8। जब मुझे लगेगा कि इसे आगे नहीं बनाना चाहिए तो मैं इसे पीछे कर दूंगा। अब मुझे बनाना है 6 to 7। तो मैं 6 to 7 यहां पे बना लेता हूं, तो ये मेरा सही था। अब मुझे बनाना है 7 to 9। तो गाइस मुझे यहां पे इसे पीछे करना पड़ेगा। अब मैं बनाने वाला हूं 9 यहां पे। तो 7 to 9 होगा इस तरीके से। तो मैं इसे ऐसे ही बना लेता हूं स्ट्रेट लाइन में 7 to 9। तो मैंने यहां पे 7 to 9 बना लिया है। अब उसके बाद मुझे बनाना है 8 to 9। तो मैं 8 to 9 ऐसे बना लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने सक्सेसफुली अपना नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब मुझे यहां पर लिख देना है अपना एक्सपेक्टेड टाइम। तो 1 से 2 के लिए है एक्सपेक्टेड टाइम 2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2। अब इस तरीके से 2 से 3 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 4।
मैं इसे लिख देता हूं 4। मैं इसे थोड़ा नीट और क्लीन कर देता हूं। अब 2 to 4 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 3, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3। और इस तरीके से 2 to 5 के लिए है 2, मैं यहां पे लिख देता हूं 2। 3 to 6 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है अगेन 3, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3। 4 to 7 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 2, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2। 5 to 8 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 4, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4। और 6 to 7 के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 7, तो मैं यहां पे लिखता हूं 7। तो गाइस बी केयरफुल जब आप यहां पे एक्सपेक्टेड टाइम लिख रहे हो तो 7 से 9 मुझे टाइम मिलता है 5, तो मैं अगर गलती से यहां लिख दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे लिखना है यहां पे। और 8 to 9 लास्ट में आता है 3, तो मैं उसे यहां पे लिख देता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने सक्सेसफुली अपने नेटवर्क डायग्राम को बना लिया है। अब मेरा ये जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस, ये था क्वेश्चन नंबर ए का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो है क्वेश्चन बी का आंसर, तो मुझे यहां पे क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं बी। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ। मैं यहां पे लिखता हूं पाथ, और जो सबसे पहला पाथ है वो 1 2 3 6 7 और 9, मैं उसे यहां पे लिख देता हूं। अगर मैं इसे टोटल करूं तो होता है 2 + 4 + 3 + 7 + 5, जो कि मुझे टोटल मिलेगा 21 डेज। अब गाइस मुझे सेकेंड पाथ निकालना है जो है 1 2 4 7 9। अगर मैं इनके ड्यूरेशंस को प्लस करूं तो यहां पे मैं पहले एक्टिवेट यहां पे पाथ लिख देता हूं 1 2 4 7 और 9। अगर मैं इनके पाथ को अगर मैं इनके ड्यूरेशन को टोटल करूं तो यहां पर मुझे मिलता है 12 डेज। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये डेज में ही है या नहीं। तो हां यहां पे डेज है, तो ये डेज में ही दिया हुआ है। और जो गाइस जो थर्ड पाथ है वो है मेरा, मैं इसे क्लीन कर देता हूं पहले। जो मेरा थर्ड पार्ट है वो है 1 2 5 8 9, मैं इसे लिख देता हूं यहां पर। अब जब मैं इसे टोटल करूंगा तो होगा 11 डेज। तो गाइज यहां पे क्रिटिकल पाथ क्या होगा? क्रिटिकल पाथ वो होता है जो सबसे बड़े नंबर के सामने होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है यहां पे 21, और उसके सामने जो पाथ है वो बन जाता है हमारा क्रिटिकल पाथ। तो गाइस क्रिटिकल पाथ हमने यहां पे निकाल लिया है। अब अगर मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां पे निकालूं तो गाइस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां पे मुझे मिल रहा है 21 डेज। तो सक्सेसफुली मैंने क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर लिया है। अब गाइस बात आती है क्वेश्चन नंबर सी की। तो क्वेश्चन नंबर सी में मुझे क्या कहा गया है? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 24 डेज और 19 डेज। तो गाइज यहां पे मुझे दो दो ड्यूरेशन दिया हुआ है। मैं सबसे पहले 24 को लेकर अपना काम करता हूं स्टार्ट। तो मुझे सॉल्व करना है डी के लिए, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी, और ड्यूरेशन जो मुझे यहां पर दिया है वो है 24 डेज। मैं यहां पे डालता हूं क्वेश्चन मार्क। तो गाइज मैं एक काम करता हूं, दोनों को साइड बाय साइड सॉल्व करता हूं, तो इससे आपको समझने के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और 19 डेज के लिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है 19 डेज के लिए भी। तो गाइज मैं कुछ इसे इस तरीके से लिखता हूं। यहां पर मैं दोनों के लिए कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 24 के लिए। तो गाइज अगर मैं यहां पे अपना नॉर्मल कर्व बना लूं
तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये होगा 21 डेज, ये जो मिडिल पार्ट है ये होगा 21 डेज, जो कि हमारा है नॉर्मल। अब गाइज यहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी तो गिवन नहीं है, मुझे यहां पे गिवन है नंबर ऑफ डेज, तो मैं प्रोबेबिलिटी को ले लेता हूं x। मुझे 0 से स्टार्ट करना है और जाना है यहां तक। ये है, मान लो ये है मेरा 24 डेज, ये है x की वैल्यू। तो गाइस फ्रॉम 0 से 24, फ्रॉम 0 से 24 प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो मुझे पता करना है। लेकिन टेबल वैल्यू मुझे पता है 0.5, मुझे बस ये टेबल वैल्यू निकालना है। जैसे ही मैं इस टेबल वैल्यू को निकाल दूंगा, मैं दोनों को प्लस कर दूंगा और मेरी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो गाइस इतना पार्ट मुझे पता है जो कि है 0.5। अब मुझे सिर्फ इतना पार्ट ही निकालना है, लेकिन ये निकालने से पहले मुझे निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं इसे कर देता हूं नीचे। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा वेरिएंस की वैल्यू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेरिएंस, मैं यहां पे डी डाल देता हूं। ये है मेरा डी का सॉल्यूशन, और मैं यहां पे लिखने वाला हूं वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो मुझे दोनों के लिए काम आएगा, इस 24 के लिए भी और 19 के लिए भी, इसीलिए मैं इसे ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जो सबसे पहला मेरा पाथ है, जो मेरे सबसे क्रिटिकल पाथ जो है, उसमें पहली एक्टिविटी है 1 से 2। तो गाइस 1 से 2 के लिए वेरिएंस है 4/36। मैं इसे लिख लेता हूं 4/36, प्लस जो दूसरी मेरी एक्टिविटी है 2 से 3, तो उसके लिए जो वेरिएंस मुझे मिल रहा है वो है 36/36। तो मैं उसे यहां पे लिख देता हूं, प्लस अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 3 to 6, तो गाइस 3 to 6 के लिए है 64/36, प्लस अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है 6 to 7। तो गाइस 6 to 7 के लिए है 16/36, प्लस अब 7 to 9, गाइस जो 7 to 9 यहां पे है उसके लिए है अगेन 16/36। अगर गाइस मैं इसे टोटल करता हूं तो मुझे मिलता है, नीचे तो मैं 36 लिखूंगा, मैं यहीं पे कर देता हूं। यहां पे मुझे डिनोमिनेटर में 36 तो मिलेगा ही, या तो मैं ऊपर ही लिख लेता हूं। डिनोमिनेटर में मुझे 36 मिलेगा ही, और मुझे यहां पे लिखना है 4 + 36 + 64 +16 + 16। गाइस टेबलेट का ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि हम इसे बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे टोटल करता हूं तो गाइस इसका मुझे मिलता है 36 + 4 होता है 40, 40 + 60 होता है 100, 100 + 4 104 + 16 120, 120 + 16 136। तो मैं यहां पे लिखता हूं 136/36। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं, तो होता है 3.78। तो गाइस डोंट वरी, आपको तो यहां पे कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना है। अब मुझे यहां पे निकालना है एस डी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि होता है गाइस सिग्मा विदाउट स्क्वायर के। तो जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस मुझे मिला है, मैं उसे यहां पे लिखता हूं 3.78। मैं उसे डाल दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर। अगर इसकी वैल्यू मैं निकालता हूं तो मुझे मिलता है 1.94। तो गाइस यहां पे मुझे 1.94 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है। अब मैं बिना डरे अपने प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं जो कैलकुलेट कर रहा था वो है 24 डेज की। तो 24 डेज में मुझे 0.5 पता है। मैं z की हेल्प से इसकी
टेबल वैल्यू निकाल लेता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे z की वैल्यू पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, z इक्वल्स टू x, जो कि हमारा होता है नॉर्मल ड्यूरेशन 21 डेज, माइनस जो कि हमारा होता है 24 ड्यूरेशन जो हमें यहां पे गिवन है, माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब गाइस जो x है वो होगा 24 माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 21 डेज, तो वो तो मुझे यहां पर भी मिल जाएगा नॉर्मल में। मैं यहां पे लिखता हूं 21 डेज डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू एज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो मुझे मिली है वो है 1.94। अब गाइस मैं इस 1.94 को z के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि z मुझे पता ही नहीं है, z ही तो मुझे निकालना है और ये ऑलरेडी सिंगल यहां पे है, तो मैं इसके पास भेज के 1.94 को यहां पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो गाइस सबसे पहले मल्टीप्लाई के साथ होता है डिवाइड और प्लस के साथ होता है माइनस, लेकिन यहां पे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस न्यूमरेटर में सिर्फ सिंगल नंबर नहीं है, डबल नंबर है। हमें इसे सबसे पहले सिंगल नंबर बनाना होगा। तो 24 माइनस 21 अगर मैं करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3। अब गाइस न्यूमरेटर में सिंगल नंबर बन चुका है। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मुझे आंसर आता है 1.55, जो कि मेरी है z की वैल्यू। अब गाइस मैं इसे रो और कॉलम में ढूंढूंगा, तो 1.5 और 5, तो गाइस जो 1.5 है वो मुझे इस तरीके से मिलेगा और जो 5 है वो मुझे 0.05 यहां पे मिलेगा। यहां पे जो दो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू रहेगी z की टेबल वैल्यू। तो मैं जल्दी से यहां पे जाके देख लेता हूं कि मुझे वैल्यू क्या मिलती है 1.5 के 5 में। तो गाइस 1.5 यहां पर है, और अगर मैं 5 देखूं, अगर मैं 5 देखूं तो मुझे यहां पर मिल रहा है 5 इस कॉलम में। तो 1.5 और 5 की जो वैल्यू बनती है वो है 0.4394। तो गाइस मैं जल्दी से लिख देता हूं 0.4394 फॉर z इक्वल्स टू 1.55। the table value is the table value is 0.4394। तो गाइस मुझे यहां पे टेबल वैल्यू मिल चुकी है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.4394। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं इसे प्लस कर दूंगा, मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा और मुझे यहां पे मिल जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी? 24 डेज की। Probability of 24 equals to 0.5 प्लस 0.4394। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे यहां पे मिलता है 0.9394। मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल है गाइस, बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से और ये बन गया परसेंटेज। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे 2 जीरो है 100 में, तो ये जो पॉइंट है वो 2 जीरो के बाद शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 93.94 रेड एफएम। 93.94% नॉट रेड एफएम। तो गाइस 24 के लिए हमने सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब हम निकालने वाले हैं 19 डेज के लिए। तो मैं यहां पे दोबारा बना लेता हूं हमारा नॉर्मल कर्व, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मुझे बनाना है कुछ इस तरीके से और मैं यहां पे इस तरीके से
कर्व बना लेता हूं और यहां पे होगा नॉर्मल लाइन। तो गाइस ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये होती है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जो क्या है 21 डेज। मैं यहां पे लिखता हूं 21 डेज। अब मुझे जो ड्यूरेशन गिवन है वो 19 है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पे एक लॉजिक लगाने वाली बात यह है कि 19 डेज तो 21 से छोटा होता है। तो मैं यहां पे बना लेता हूं अपना 19 डेज। यह है 19। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम जीरो, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे सिर्फ 19 तक ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रॉम 0 टू 24 मुझे पता है प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 0.5। लेकिन इस पूरे 0.5 में से मुझे सिर्फ चाहिए, ये पूरा है 0.5 और इस पूरे 0.5 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए 0 से 19 तक के वैल्यू। तो गाइस आप क्या करोगे, सिंपली पूरी लाइन में से मुझे माइनस कर देना है, मुझे माइनस कर देना है। जैसे कि मैं यहां पे बना लेता हूं, मुझे पता है कि ये है 0 और ये है 21 और यहां से लेके यहां तक है 0.5। ये क्या है 0.5, लेकिन एक्चुअली मुझे सिर्फ 19 तक ही निकालना है, मतलब सिर्फ इतनी वैल्यू मुझे निकालना है। तो गाइस मैं 0.5 में से 0.5 में से ये माइनस कर देता हूं। मुझे किसको माइनस करना है, 0.5 में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 0 टू, जो बच गई वैल्यू वो होती है 0 to 19। तो अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो यहां पे गाइस फॉर्मूला है z इक्वल्स टू x माइनस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस x क्या होता है, x होता है 21, तो ये है 21 में से यहां पे बड़े प्यार से लिख दूंगा, माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है यहां पे। तो गाइस जो x होता है, x होता है हमारे 19 डेज जो कि हमको यहां पे गिवन है, माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 21 डेज। तो गाइस 21 और 19 के बीच में ही हमें यहां पे z की वैल्यू निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 1.94। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा -2/1.94 और इसे पूरा सॉल्व करने पर मुझे मिलता है -1.03। तो गाइज यहां पर z की वैल्यू में माइनस आया है, तो माइनस सिर्फ आपको डराने के लिए आया है, आप इसे इग्नोर करो, लेकिन लिखना जरूर है। अब मुझे यहां पे z की टेबल वैल्यू ढूंढनी है। गाइज ये 0.5 जो है वो टेबल वैल्यू है, तो गाइज मुझे इसकी टेबल वैल्यू को ढूंढनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर z इक्वल्स टू -1.03 टेबल वैल्यू इज, तो मैं माइनस को इग्नोर करूंगा और 1.0 के 3 में ढूंढूंगा टेबल वैल्यू 1.0 और 3। तो मैं निकाल लेता हूं अपना नॉर्मल टेबल और 1.0 गाइस मुझे यहां पे मिला है और 0.3 मुझे यहां पे मिलेगा, मतलब 0.3485, ये 0.3 यहां पे है। तो अगर इसके कॉलम में मैं देखूं तो मुझे मिलता है 0.3485। मैं यहां पे लिख देता हूं 0.4385, 4385, 3485, 34, 0.3485। तो गाइज यहां पर मुझे वैल्यू निकल चुकी है
तो गाइज यहां पर वैल्यू निकल चुकी है जो क्या है 0.4385। अगर मैं पूरे 0.5 में से मैं इसे क्लियर कर देता हूं अच्छे से, इतनी वैल्यू है 0.3485। अगर मैं पूरे 0.5 में से इस वैल्यू को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा शेडेड एरिया। तो गाइज मैं यहां पर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 19 डेज इक्वल्स टू, मैं पूरे 0.5 में से माइनस कर दूंगा 0.3485 को। तो गाइज यहां पर मुझे मिल जाएगा, अब गाइज यहां पे मैं डालूंगा ब्रैकेट, यहां पे रहेगा ब्रैकेट क्योंकि 1.03 जो वैल्यू थी वो थी माइनस में, तो मैं इस माइनस को यहां पर भी दे दूंगा और यहां पर भी दे दूंगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो गाइस जब मैं दोनों को टोटल करता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.08485। अब अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गाइस इसे माइनस करने पे मुझे मिलती है वैल्यू 0.1515। अब अगर मैं इसे अब अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो 100 और ये बन गया आपका परसेंटेज। क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं तो गाइस ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा परसेंटेज 15.15%। तो ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर डी का। अब गाइस क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये था गाइस सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सी का, तो मैं यहां पे कर देता हूं सी। अब जो क्वेश्चन नंबर डी है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 22 डेज। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप 22 डेज में भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूं। ये है मेरे डी का सॉल्यूशन। तो गाइस यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो मैं प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट दोबारा यहां पे समझाता हूं आपको। मान लो आपका जो पेपर है, आप अगर ओआर का पेपर देते हो तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसमें एक भी मार्क्स ना लाओ, तो आपका परसेंटेज बनेगा 0। और इसकी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी क्या है, आप इस में से 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाओ। क्या आप 101 लेकर आ सकते हो, 105 लेकर आ सकते हो? नहीं लेकर आ सकते हो। मतलब 105% आप यहां पे बना सकते हो। मैक्सिमम जो परसेंटेज आपके पेपर का बनेगा वो 100 ही रहेगा, 100 के ऊपर तो कोई जाएगा नहीं। तो अगर इस परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी को मैं कन्वर्ट कर दूं हमारे नंबर्स में तो मुझे डिवाइड बाय 100 ऐसे लिखना है। तो गाइस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर दो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो 0% बन गया 0 में और 100% यहां पे कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 1। तो गाइस किसी भी प्रोबेबिलिटी को प्लस करो, सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर दो तो आपको मैक्सिमम 1 ही मिलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास है एक कॉइन जिसमें है हेड और है टेल। वो शोले वाला कॉइन नहीं जिसमें दोनों तरफ हेड होते हैं, हम उसकी भी एग्जांपल यहां पे लेंगे। तो आपके पास जो कॉइन है उसमें है हेड और टेल। अगर आप उसे टॉस करते हो तो हेड आने के चांसेस क्या है, 50% बराबर, और टेल आने के चांसेस क्या है, 50%। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं 50% को कन्वर्ट कर दूं नंबर में तो होता है 0.5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 0.5 और यहां पे लिखूंगा 0.5। तो गाइस
सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1। अब गाइस अगर मैं आपको शोले वाले कॉइन का एग्जाम्पल दूं, तो जो अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन होता है उसमें दोनों तरफ हेड ही होते हैं, टेल बिल्कुल होता ही नहीं है। तो अगर वो कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने के चांसेस क्या है? 50%? नहीं, 100%। और क्योंकि यहां पे टेल, मैं यहां पे टेल लिख देता हूं, टेल तो होता ही नहीं है, तो टेल आने के चांसेस है ही नहीं, 0% टेल आएगा ही नहीं। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं नंबर में तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1। तो इसी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं आपको ये समझाता हूं। मैं सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूं, ये है मेरी लाइन, और यहां पे जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है वो है 21 डेज, राइट। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल यहां पे नॉर्मल कर्व बनाता हूं, तो नॉर्मल कर्व में ये होगा 21 डेज। तो मैंने यहां पे लिख दिया है 21। हम इसे स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 से 21। और गाइस आपको क्वेश्चन में दिया है 22, तो मैं 22 को लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 22 डेज। आपको यह फाइंड आउट करना है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यहां से नॉट को ही हटा दो, तो यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 22 डेज। तो बेसिकली आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और 0 से स्टार्ट करके 22 तक पहुंच जाना है। तो गाइस मान लो अगर 22 यहां पर है, तो आप 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो और 22 तक पहुंच जाओ। तो ये आपकी हो जाती है प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 टू 22। तो हम जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 22 डेज। तो यहां पे ये है x की वैल्यू और ये है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। मैं जल्दी से यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं z का, जो कि है x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या मेरे पास x की वैल्यू है? हाँ है, 22 माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की वैल्यू है 21, और सिग्मा की वैल्यू जो मुझे मिली है 1.94। गाइस सबसे पहले मैं माइनस करूंगा, 22 माइनस 21 होगा 1 अपॉन 1.94, और इसकी जो वैल्यू आती है वो है 0.52। अगर आप इसे कैलसी में डालते हो, मैं यहां पर आपको कैलसी से इसे सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 1.94, तो यहां पे मुझे वैल्यू मिलती है 0.5154। तो बेसिकली गाइस जो वैल्यू मुझे मिली है 0.5154, तो मुझे सिर्फ 2 डिजिट लेना है। तो मैं थर्ड डिजिट को यहां पे देखूंगा, क्या ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है? 5 तो है, 5 है, तो मैं इससे पहले वाले डिजिट में एक को ऐड कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू बन जाती है 0.52, और बाकी के सारे डिजिट्स को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अगर मान लो ये वाला डिजिट 5 से छोटा होता, तो मैं आंसर लिखता 0.51, बगैर 1 को ऐड किए मैं इसे डिस्कार्ड कर देता। तो गाइस अगर मुझे लेना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद मैं थर्ड डिजिट को देखूंगा। अगर मेरा थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, तो मुझे एक को ऐड करना होगा, +1 करना होगा। उसी तरीके से मान लो अगर मुझे 3 डिजिट लेना है, तो मैं चौथे डिजिट को देखूंगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले नंबर में ऐड कर लूंगा, और अगर 5 से छोटा है तो बिना ऐड किए मैं इसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूंगा। तो इसी तरीके से गाइस यहां पर क्योंकि जो नंबर मुझे डिस्कार्ड करना है वो 5 है,
तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, तो 1 में मैं एक ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2। तो यहां पर मैंने 0.52 ले लिया है। अब गाइस z की जो वैल्यू है 0.52, मैं उसे टेबल में ढूंढूंगा। अब मुझे इतना पता है कि ये हाफ जो है वो 0.5 है, यहां से लेके यहां तक के 0.5 है, मुझे 21 से 22 के बीच में निकालना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर z इक्वल्स टू 0.52 द टेबल वैल्यू इज, तो टेबल वैल्यू क्या होगी? तो गाइस 0.52 को मैं टेबल में ढूंढूंगा, क्योंकि ये z की वैल्यू है, तो 0.5 के 2 में मैं चेक करता हूं। तो गाइस 0.5 के 2 में मिलता है, ये है 2 मतलब 0.02, तो 0.5 के 2 में मुझे मिलेगा 0.1985। मैं जल्दी से यहां पे लिख लेता हूं 0.1985। अब गाइस मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये मुझे मिल गया है 0.1985। अब मुझे दोनों को ऐड कर देना है, तो मैं यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 22 डेज। मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग, लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इन 22 डेज क्या रहेगी? वो है 0.5 प्लस 0.1985। अगर मैं इसे टोटल करूं तो आता है 0.6985, जो कि इतना एरिया मेरे नॉर्मल कर्व में होता है। लेकिन गाइस मुझे निकालना है नॉट कंप्लीटिंग, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि सारी प्रोबेबिलिटी होती है 1। मान लो ये है कंप्लीटिंग, अगर मुझे टी निकालना है, मुझे एच की वैल्यू दिया है, एच की वैल्यू है 0.5, अगर मुझे टी निकालना है तो दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है। मैं यहां पे और अच्छे से समझाता हूं, यहां पे आपको दिया है एच कंप्लीटिंग और नॉट कंप्लीटिंग लेता हूं, यह है कंप्लीटिंग और यह है नॉट कंप्लीटिंग। तो गाइस कंप्लीटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो है 0.6985। नॉट कंप्लीटिंग की वही तो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी, कंप्लीटिंग और नॉट कंप्लीटिंग को मैं प्लस कर दूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 मिलेगी। तो गाइस अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से इसे माइनस कर दूंगा। तो मैं 1 में से 0.6985 को माइनस कर दूंगा, तो यहां पर मुझे मिल जाता है 0.3015। अब गाइस मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा और ये बन गया परसेंटेज। अगर मैं इसे कैलसी में डालता हूं तो मुझे आएगा 30.15%। अब गाइस मुझे यहां पे आंसर लिखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट in 22 days is 30.15%। तो गाइज ये था हमारे क्वेश्चन डी का आंसर। अब हम चेक करते हैं कि हमें और कोई क्वेश्चन गिवन है। हाँ हमें क्वेश्चन गिवन है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज फॉर 75% प्रोबेबिलिटी। तो गाइज यहां पे हमें निकालना है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मतलब ड्यूरेशन निकालना है, और हमें प्रोबेबिलिटी यहां पे गिवन है 75%। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूं ई। तो गाइज अब आप मुझे यहां पे बताइए कि मुझे यहां पे करना क्या है। मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं ई, और मुझे ड्यूरेशन को निकालना है और प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है
जो कि है 75%। अगर मैं इसका नॉर्मल डायग्राम बना लूं तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पे गाइस कितने डेज थे, 21 डेज। यहां पे मैं लिखूंगा 21 डेज। और गाइस हमें जो डेडलाइन दिया है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, उसका ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एक्स। हमें एक्स निकालना है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और हम मान लो कंसिडर कर लेते हैं यहां पर एक्स तक। तो गाइज यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो गाइज यहां पे x क्या है, यहां पे x हमें वही तो फाइंड आउट करना है, माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो है 21 डिवाइडेड बाय सिग्मा। जो सिग्मा की वैल्यू आती है, तो यहां पर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। सिग्मा है 1.94, सिग्मा है 1.94। और गाइज यहां पर z की वैल्यू भी तो है, तो गाइज मुझे पता है कि ये पार्ट है 0.5, मुझे सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, मुझे इतना टेबल वैल्यू निकालनी है। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x डेज इज 75%। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं नंबर्स में तो होता है 75/100, जो होगा 0.75। गाइस मैं यहां से 0.5 माइनस कर देता हूं, अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 0.25। तो गाइस 0.25 वैल्यू है टेबल वैल्यू, क्योंकि गाइस जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वही आपकी टेबल वैल्यू होती है। अब इस टेबल वैल्यू से मैं यहां पे लिख देता हूं टेबल वैल्यू। इस टेबल वैल्यू से मुझे निकालना है z की वैल्यू। तो टेबल में 4 डिजिट होते हैं, यहां पे 2 डिजिट मैं 0 0 ले लेता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर फॉर टेबल वैल्यू ऑफ 0.25 लिखो या 0 लिखो या मत लिखो, 0.25 वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू, तो मैं नॉर्मल टेबल में 0.25 में देखूंगा और मुझे टेबल में देखना है। तो गाइस 0.25 यहां पे मुझे कहां मिलेगा, ये 0.24, ये 0.25, और ये भी है 25, ये भी है 25। यहां पे इससे पहले 24 है, तो गाइस 0.25 यहां पे मिल रहा है, जो कि 0.6 और 0.08 में है। तो गाइस मैं 0.6 और 0.08 को प्लस कर देता हूं। तो अगर मैं 0.6 और 0.08 को प्लस करता हूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो होता है 0.68। तो गाइस यहां पे मुझे टेबल वैल्यू भी मिल चुकी है। अब मैं z का फॉर्मूला लगाता हूं, z इक्वल्स टू एक्स माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या x की वैल्यू है, नहीं मेरे पास नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 21 अपॉन सिग्मा की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 1.94। तो गाइज मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं 1.94, और z की वैल्यू मैंने अभी अभी पता की है, वो है 0.68। तो गाइस क्या आप x में से 21 को माइनस कर सकते हो, तो यहां पे माइनस नहीं होगा क्योंकि x कोई नंबर नहीं है, तो हम डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे 1.94 को भेजना पड़ेगा 0.68 के पास। तो 1.94 जैसे वहां पे जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां पे बच जाएगा x माइनस 21। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां पे नंबर मिलता है 1.32। अब मैं 21 को यहां पे शिफ्ट करता हूं, तो गाइस 21 जैसे यहां पे आएगा तो 21 है माइनस में, अगर कोई नंबर इक्वल टू के दूसरे जानिब जाता है तो उसकी साइन हो जाती है चेंज, तो यहां पे हो जाएगा +21। तो मैं यहां पे लिखूंगा x, क्योंकि यहां से 21 तो चला गया, 21 जब यहां से गया और यहां पे उसकी साइन हो गई +21, तो लेफ्ट
राइट साइड में यहां पर बच जाएगा सिर्फ x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो होता है 22.32। तो गाइस x मुझे मिला है 22.32 डेज। मैं इसे डाल देता हूं बॉक्स में और ये है मेरा आंसर। फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मैं इसे लिख देता हूं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 22.32 डेज फॉर 30। ये प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ये प्रोबेबिलिटी थी 75%। तो मैं यहां पे लिख दूंगा फॉर 75% प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जो कि क्वेश्चन 5 का सब पार्ट था। तो क्वेश्चन 5 हमने यहां पे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।